हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो पिछली बार हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस तक कंप्लीट किया था। तो अगर आपने वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज जो हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पार्ट 2 होगा। इसमें हम कवर करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पिछली बार हमने किया था लेकिन उसका एक बेसिक डेफिनेशन, बेसिक आइडिया ही हमने दिया था, उसके एग्जांपल्स हम कवर करेंगे। और दूसरा हम इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उनकी एक्वायर होती हैं। कूलम्ब्स लॉ देखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स का, और उसके वेक्टर फॉर्म के बारे में जानेंगे, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे, परमिटिविटी के बारे में जानेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट 2 NCERT एग्जाम्पल्स ऑन द टॉपिक। यानी कि जो आज हमने कराया है या आज तक हमने इस कोर्स में कराया है, उसके ऊपर जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस या एग्जाम्पल है उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। 2 एग्जाम्पल ही हैं अभी इस टॉपिक से जहाँ तक हमने कराया है, तो उनको भी आज हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, मैंने पिछली बार बताया था कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और दूसरी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हर जगह वैलिड होता है, लार्ज स्केल हो या माइक्रोस्कोपिक प्रोसेसेस हो, उन सभी जगह पे होगा। और देखा जाए तो चार्ज कंजर्वेशन एक ग्लोबल फिनोमिनन है। ग्लोबल फिनोमिनन का क्या मतलब है कि यूनिवर्स का total charge of universe is also constant. Total charge of universe is always constant. कांस्टेंट और कंजर्व दोनों सेम चीजें हैं, है ना। ये क्या था, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि टोटल चार्ज कंजर्व रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का। टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। मेन तो यही डेफिनेशन है। दूसरा हम इसको ये भी कह देते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। अब इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। हमने पिछली बार यहां तक तो कर लिया था लेकिन एग्जाम्पल्स अब हमको पढ़ने हैं इसके। तो एग्जाम्पल्स अब हम देखते हैं। तो नंबर 1 एग्जाम्पल हमारा वही है जो हम पिछली बार कर रहे थे, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का। ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ, तो इसको मैं बताता हूं। तो जब हम देख रहे थे पिछली बार, हमने ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब किया था आपस में, तो हमने देखा था ग्लास रॉड पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि सिल्क क्लॉथ पे भी एक इक्वल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो अगर हम दोनों का कंबाइन सिस्टम देखें, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का, तो उस पर टोटल जो चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, वो जीरो होगा। यानी कि वो कांस्टेंट होगा, जीरो ही रहेगा। यानी कि जितना ग्लास रॉड पे चार्ज बनेगा उतना ही सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो जब नेट चार्ज हम देखेंगे वो कंजर्व होगा, जीरो होगा। नंबर 2 एग्जाम्पल क्या है, जब हम रॉक सॉल्ट के बारे में बात करते हैं जो कि सोडियम क्लोराइड होता है, तो जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन देखते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में ये आयनाइज हो जाता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस में। तो हम क्या देख रहे हैं, इधर चार्ज कितना है, चार्ज देखें अगर,
तो इधर कितना है 0, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे +1 -1, तो +1 किसका है, इसका, और -1 किसका है, इसका। तो देखें तो यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितना है, 0। तो यानी कि यहाँ पर भी चार्ज कंजर्व्ड है, यहाँ पर भी चार्ज कंजर्व्ड है या कांस्टेंट है। तो एक ये एग्जांपल है। नंबर 3 अगर हम एग्जांपल देखें तो हम फिजन देख सकते हैं यूरेनियम न्यूक्लियस का, जो कि होता है 235U92। तो जब इसका फिजन होता है तो ये टूट जाता है, फिजन होता है टूटना, किसी भी न्यूक्लियस का टूट के स्टेबल न्यूक्लियाइज में टूटना। देखिए एक चीज होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो आगे आप पढ़ेंगे भी न्यूक्लियर चैप्टर में। तो जो हेवियर न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, तो वो फिजन होता है उसका, और वो कन्वर्ट हो जाता है मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस में, यानी कि छोटे, उसके जो हेवियर न्यूक्लियाई होता है वो स्मॉलर न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस प्लस सम एनर्जी, ये एनर्जी हम यूज भी करते हैं फिजन जब हम पढ़ते हैं। तो अगर अब हम यहाँ पे चार्ज देखें तो यहाँ पे चार्ज इसका कितना है, 92 है ना। यहाँ कितना है 56 प्लस 36 प्लस, इसको बैलेंस अगर हम करें तो यहाँ पे 3 होता है, और ये 3 टाइम्स 0 होगा। तो अगर हम इसका सम देखें तो ये 92 आ रहा है। तो इधर 92 इधर 92, चार्ज अभी भी फिजन के बाद भी कंजर्व्ड है। ये क्या हो रहा है, फिजन हो रहा है। दो तरीके के प्रोसेस होते हैं न्यूक्लियर में, हम इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, सिर्फ आप एग्जाम्पल को समझते हुए चलिए, क्योंकि ये न्यूक्लियर में जाके अच्छे से समझ में आएगा। 4th अगर हम देखें तो एनालिसिस ऑफ मैटर। तो एनालिसिस ऑफ मैटर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलते हैं और एनिलेट होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एक तरीके से निकलती है इनके अंदर से गामा रे का एक फोटोन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1-, इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, इधर क्या है 0। तो देखिए -1 + 1 कितना है 0, इधर भी कितना है 0। तो हम देख रहे हैं हर जगह पे चार्ज कंजर्व्ड है, यही हमारे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बेसिक कंसेप्ट है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं, इस पे देखेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और मास को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज नंबर 1 पॉइंट अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। नंबर 2 पॉइंट अगर हम डिफरेंस का देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है किसी भी बॉडी का, यानी कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एक बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज का, लेकिन मास में ऐसा कुछ नहीं है, नो क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन है ना। नंबर 3 पॉइंट अगर हम देखें
तो चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन स्पीड्स, लेकिन मास डिपेंड करता है। मास आपका डिपेंड करता है, क्यों? क्योंकि रिलेटिविस्टिक मास का कंसेप्ट आ जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है ये 1 - v² / c²। ये रिलेटिविटी में आप पढ़ेंगे। तो ये अकॉर्डिंगली, स्पीड के अकॉर्डिंगली, जब वेलोसिटी किसी भी बॉडी की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर जाने लगे तो मास चेंज होने लगता है स्पीड के साथ। तो यानी कि ये डिपेंड करता है स्पीड पर। नंबर 4 अगर हम पॉइंट देखें तो चार्ज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। लेकिन अगर मास देखें तो मास ऐसा कोई कंजर्वेशन रूल उसके लिए नहीं है। मास हमारा एनर्जी में चेंज हो जाता है। आइंस्टीन फार्मूला, ये फार्मूला तो हर जगह आपने देखा ही होगा, E = mc²। तो मास एनर्जी में, एनर्जी मास में चेंज होती रहती है। नंबर 5 अगर हम पॉइंट देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच का फोर्स रिपल्सिव होता है और अपोजिट चार्जेस के बीच का फोर्स अट्रैक्टिव होता है। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। नंबर 5 पॉइंट अगर हम देखें मास की साइड, तो मास कौन सा फोर्स मासेस के बीच में होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यहाँ पर दो मासेस के बीच में। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है चार्ज और मास के बीच में। नंबर 6 पॉइंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में कैंसिल आउट हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। लेकिन अगर मास की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता। या अगर हम इसको लिखें तो नॉट कैंसल्स आउट। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में। मेन डिफरेंसेस क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके डिफरेंसेस हो जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक जहां से चैप्टर शुरू होता है, दैट इज कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब्स लॉ, तो ये लॉ आपका पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसी पर टिकी हुई है। ये चार्ल्स ऑगस्टिन कोलम्ब नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जाना था कि दो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स काम करता है और उस फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उन्होंने इस लॉ के थ्रू बताया। तो कुलम्ब्स, बेसिकली कुलम्ब्स लॉ का क्या कहना है? कुलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, सपोज ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, ये Q1 है और ये Q2 चार्ज है। ठीक है, और इनके सेंटर टू सेंटर लाइन जो ज्वाइन हो रही है, यानी कि इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो है आपका, सपोज हम उसको R मान लेते हैं। तो कुलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कुलम्ब्स लॉ सिंपली ये कहता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा कैसा हो सकता है, या तो वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है उस फोर्स की, वो ये बताता है कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगेगा स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच में, ये बात बहुत जरूरी है कि
चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए कुलम्ब्स लॉ फॉलो करने के लिए। अगर रेस्ट में नहीं होंगे वहां पे कुलम्ब्स लॉ काम नहीं करेगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो ये जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट पे, Q1 Q2, and this force is inversely proportional to the square of the distance between the two charges। तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये आता है Q1 Q2 दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लग जाता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। और इस K को हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट सिर्फ डिपेंड करेगा कि आपके चार्जेस के बीच में क्या मीडियम है और आपने कौन सी यूनिट्स चूज की हैं, SI की हैं, CGS यूनिट्स चूज की हैं, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर चार्जेस फ्री स्पेस में लोकेटेड हैं, अगर चार्जेस फ्री स्पेस में लोकेटेड हैं तो हमारा जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ये इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फ्री स्पेस, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बता देते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो जब आप इसको पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट को, और अगर आप इसको निकालना चाहें यूनिट्स तो कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू इनवर्स। तो K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और जब आप इनको वैल्यू को पुट करेंगे, ये वैल्यू तो जरूर याद रखना क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की क्या यूनिट्स हैं वो तो आप इस फॉर्मूले में भी पुट करके निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आपको जरूर याद रखनी है। तो जो ये कांस्टेंट की वैल्यू आती है ये आती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये आती है आपकी इस कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मैंने बताया यहाँ पे परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। तो अगर हम फोर्स को, एक बात अब ये देखते हैं कि अगर हमने एक K लिया और हमने चार्जेस लिए 1 कूलम्ब के, दो 1 कूलम्ब के चार्जेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है ना। तो फोर्स आता है कितना, इस कांस्टेंट के बराबर। और ये कांस्टेंट कितना है 9 इंटू 10⁻⁹ है ना। तो इतना फोर्स आ रहा है न्यूटन। ठीक है, तो अगर हमें 1 कूलम्ब की डेफिनेशन बतानी हो तो 1 कूलम्ब वो चार्ज है जो इसी इक्वल सिमिलर चार्ज को, यानी कि एक कूलम्ब को ही 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन फोर्स से रिपेल करेगा अगर इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो आप इस तरीके से ना किसी की भी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ये 1 कूलम्ब वो चार्ज है जो दूसरे सिमिलर 1 कूलम्ब चार्ज को 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन से रिपेल करेगा अगर इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ हो जाता है। तो कूलम्ब्स लॉ में आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या होता है उसको अब हम देख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
तो अगर हमने सपोज हम एक केस लेते हैं, एक प्लस Q1 चार्ज लिया है और सेकेंड वन इज प्लस Q2 चार्ज, इनके बीच डिस्टेंस अगर हम R लेके चल रहे हैं तो देखिए जो ये प्लस Q1 है ये Q2 को किसी अमाउंट ऑफ फोर्स से रिपेल करेगा। सपोज वो फोर्स है F21, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। इसी तरीके से इस चार्ज 1 को 2 इस साइड रिपेल करेगा, किस फोर्स से? F12, दैट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो इनके ऐसे ही आपके यूनिट डायरेक्शंस होंगे। यूनिट डायरेक्शन सपोज R12 इस डायरेक्शन में काम करेगा और दूसरा क्या होगा R21। ये इन सिंबल्स को तो आप जानते ही होंगे। ये होता है आर कैप। कैप का क्या मतलब होता है? एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और स्पेसिफिकली वो उसकी डायरेक्शन बताता है। और ये प्रॉपर वेक्टर्स हैं, ये उसका मैग्नीट्यूड भी कैरी करते हैं और उसका डायरेक्शन भी बताते हैं। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर हम निकाल रहे हैं कुलम्स लॉ के थ्रू, तो क्या आता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और अगर हम इसकी डायरेक्शन बताएं तो वो क्या होगी R12। ऐसे ही अगर आप डायरेक्शन देखें F12 यानी कि ये फोर्स देखें तो ये क्या होगा 1/4πε0। तो ये आपको डायरेक्शन के साथ फोर्स बताने में बहुत हेल्प करेगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलम्स लॉ। तो यहां पर कौन सी डायरेक्शन होगी F12, ये वाली। भैया ये इस साइड जा रहा है तो हम यूनिट डायरेक्शन कौन सी यूज करेंगे? जो इस साइड है। तो ये कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे? R21। ये F12 होगा। तो इससे अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो आप एक इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी यहां से निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कुलम्स लॉ की? कि हमको ये शो कर देता है कि नंबर 1 कि ये थर्ड लॉ किसका? न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि R12 देखा जाए तो अपोजिट है R21 के। यही तो है। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में निकालें कि R12 और R21 के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो सिंपली एक दूसरे के अपोजिट है। तो इससे क्या पता चलता है कि F12 या F21, क्योंकि R12 के साथ कौन सा एसोसिएटेड है? F21। तो इसको देखिए F21 इज नेगेटिव ऑफ F12। तो ये इसने क्या बताया कि थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है न्यूटन का। दूसरी बात, ये दूसरा क्या बताता है कि ये सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि ये किसके बीच में काम कर रहा है? ये सेंट्रल लाइन के बीच, सेंट्रल लाइन के अलोंग काम कर रहा है, जो दो चार्जेस को जोड़ रही है। अगर हम कुलम्स लॉ के लिमिटेशंस देखें तो सबसे बड़ा लिमिटेशन इसका एक ही है कि ये चार्जेस एट रेस्ट के बारे में बताता है। यानी कि चार्जेस एट रेस्ट के बीच में क्या फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ उनके बारे में ये जानकारी देगा। बाकी अगर चार्ज मोशन में है तो वहां पे कुलम्स लॉ काम नहीं करता। ये इसका एक लिमिटेशन हो जाता है। दूसरा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, यानी कि जिनके बीच हम फोर्स निकाल रहे हैं वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अब पॉइंट चार्जेस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो बहुत छोटे हों। इसका सिमिलर एक क्या मतलब होता है कि जो चार्ज का साइज है वो बहुत 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 छोटा होना चाहिए उनकी सेपरेशन से। अब चार्ज चाहे 1 किलो की एक बॉल हो, लेकिन 1 किलो की बॉल दो एक दूसरी 1 किलो की बॉल जिस पे चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो तो भी वो पॉइंट चार्जेस हैं।
तो उसके साइज और उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट चार्ज है कि नहीं है। और थर्ड इसका क्या लिमिटेशन हो जाता है कि जो सेपरेशन है किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का, वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर से तो ऊपर का हो, कि वरना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो कि अट्रैक्टिव हैं वो काम में आ जाएंगे, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस हैं कुलम्ब्स लॉ के। अब अगर हम एक नई चीज देखें तो आपने अभी देखी परमिटिविटी। अब आप कह रहे होंगे यार ये परमिटिविटी क्या होती है सर। तो परमिटिविटी को अगर हम समझे तो सबसे पहले हम देखते हैं परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी सबसे पहले हम समझते हैं कि परमिटिविटी क्या होता है। तो परमिटिविटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी मीडियम की, यानी कि चार्ज के बीच में जो मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी है ये। और ये डिटरमाइन करेगी कि फोर्स कितना लगेगा दो चार्जेस के बीच में। यानी कि अगर आपके चार्जेस किसी एयर से अलग किसी मीडियम में रखे हैं तो फोर्स उस पर डिपेंड करेगा और फोर्स ड्रास्टिकली चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि आपने पानी में रख दिया चार्जेस को तब भी उनके बीच में उतना ही फोर्स लगेगा जितना चार्जेस जब एयर में रखे थे तो उनके बीच में लगेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां से कंसेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, तो यहां से कंसेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी का। तो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे पता करते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक चार्ज, दो चार्जेस पहले वैक्यूम में रखे थे। तो वैक्यूम में तो हमारा सिंपल हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। सेम डिस्टेंस पर सेम चार्जेस को हमने किसी और मीडियम में रखा, तो यहां पे ये जो एप्सिलन नॉट था ये एप्सिलन हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ये समझे आप कि परमिटिविटी मीडियम की एक प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं यूज होगा, है ना। तो अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ ऑफ मीडियम क्या देगा हमको, एप्सिलन डिवाइडेड बाय एप्सिलन नॉट, है ना। और ये जो एप्सिलन डिवाइडेड बाय एप्सिलन नॉट है यही क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह देते हैं जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द वैल्यू ऑफ एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम। यानी कि ये रेशो है फोर्सेस का किसी भी मीडियम में अगर वो रखे हैं, तो सबसे पहले किसी वैक्यूम में अगर वो रखे हैं उनके बीच का जो फोर्स होगा डिवाइडेड बाय, अगर उनको हम उस मीडियम में रख दें तब उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल के आएगा। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का होता है, ये मीडियम का होता है ना। जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के लिए 80 होता है, ये आपको वैल्यू याद रखनी है, डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर कितना होगा, तो वो 80 होता है। वैक्यूम के लिए वो 1 होता है। जब ही हम उसको एप्सिलन को एप्सिलन नॉट के इक्वल कर देते हैं, यहां पे देखिए। तो आज के टॉपिक में हमने यही किया कि हमने कुलम्स लॉ को अच्छी तरीके से समझा। अब इसके ऊपर दो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हैं तो उनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि टू इंसुलेटेड चार्जेस
copper sphere A and B have their center separated by a distance of 50 सेंटीमीटर, यानी कि कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो सबसे पहले उसका गिवन डेटा लिखिए। तो R कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, तो उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन पूछा है अगर दोनों का चार्ज सेम है, यानी कि Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है कितना 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो ये तो एसआई यूनिट में है ना, ये एसआई यूनिट में है, इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.5 मीटर, ये भी एसआई यूनिट में हो गया। अब उसने क्या पूछा है, सिर्फ म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन पूछा है, तो हम इसको रेड रेड से डिनोट कर लेते हैं जिससे हम इसको भी समझ पाए। तो इसने सिर्फ आपसे ये पूछा है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, तो क्या पूछा है, कूलम्स लॉ से फोर्स निकाल देते हैं, कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यही होता है कूलम्स लॉ। Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर देते हैं 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, इंटू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आपको दिया है 0.5 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से इनके बीच का जो फोर्स निकल के आ रहा है, अगर हम उसको कैलकुलेट करके बताएं तो आप उसको कर लीजिएगा, तो इसको कैलकुलेशन अगर हम कर लेते हैं तो आता है 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, ये इनके बीच का फोर्स आता है। अब इसने एक बात इसमें और पूछी है कि इस फोर्स को कंपेयर कीजिए इनके म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो यानी कि फोर्स पूछा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है, तो एफ जी हम उसको डिनोट कर देते हैं। अब वो हमें पता है GM1, या आपने क्लास 11th में किया होगा GM1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सिमिलर ही तो है यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कुलम्स लॉ है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनके एक्सप्रेशंस कितने मिलते जुलते हैं, यहाँ पर चार्ज है तो यहाँ पे मास है, R स्क्वायर सेम है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो G की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इंटू M1 M2 आपको दिया है, ये दिया ईच वेज 0.5 kg, SI यूनिट में है डायरेक्ट लिख देते हैं 0.5 इंटू 0.5, या स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों की, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर 0.5 स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल ही हो गए, सेम ही है, तो कितना आ गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। तो यहां से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो कुलम्ब लॉ वाला फोर्स है वो बहुत बड़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये यहां से हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, वैल्यूज कंपेयर करके देखिए। दूसरा इसने क्या पूछा है, इसमें बी पार्ट में पूछा है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा अगर चार्ज डबल कर दें और डिस्टेंस उनके बीच का आधा कर दें। तो इसको समझते हैं बी पार्ट को, क्या होगा अगर हम डिस्टेंस उनका आधा कर देंगे, यानी कि r क्या हो जाएगा, r डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं r/2, और Q1 Q2 क्या हो जाएंगे 2Q हो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने उनको डबल कर दिया है। तो फोर्स अगर हम आप देखें कुलम्बिक फोर्स क्या होगा, के से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो के हम इसको पहले ऐसे लिखते हैं 2Q डिवाइडेड बाय R डैश, ये R डैश है ना, क्योंकि हम R डैश का स्क्वायर निकालेंगे, तो R डैश क्या होगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 हम ऊपर ले लेते हैं, तो यानी कि अगर हम इसको FC डैश लिख दें तो ये कितना है 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 टाइम्स फोर्स जो हमारा पिछले केस में था ये वाला,
इसका 16 टाइम्स हो गया ये। तो अगर हम इसको 16 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इंटू 10⁻⁻² कर देते हैं न्यूटन, तो ये कितना निकल के आ रहा है 0.24 न्यूटन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद वैल्यूज पुट करिए, वरना क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और कैलकुलेशन उसकी बहुत टफ हो जाएगी। और दूसरा इन्होंने पूछा है अगर दो स्फेयर्स को हम वाटर में प्लेस कर दें, इन दोनों स्फेयर्स को हम अगर वाटर में प्लेस कर दें तो क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं कि एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ वाटर, एफ मीडियम था ना, तो हमने मीडियम अब हमारा वाटर है तो हम वो कर लेते हैं। और इन्होंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का कितना दिया 80, वो मैंने बताया भी था कि आप याद ही कर लीजिए उसको। तो ये 80 है, यानी कि फोर्स इन वाटर विल बी फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय 80, यानी कि एयर के अलावा जो भी मीडियम होगा उसमें फोर्स घटेगा, बढ़ेगा नहीं। यानी कि ये इसका 1.5 इंटू 10⁻⁻² का 80 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा आंसर आएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनसीईआरटी तो आपको बिल्कुल एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, एग्जाम्पल और उसकी एक्सरसाइज आपको करनी है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ये है जो एनसीईआरटी में दिया है, उसी एग्जाम्पल को इन्होंने लिया है। उसमें कहा है कि अगर हम एक थर्ड स्फीयर भी ले आए सेम साइज का, लेकिन उस पर चार्ज कुछ नहीं है, तो देखिए इसको समझिए ध्यान से। हमारे पास दो स्फीयर्स हैं ए एंड बी, है ना। तो दो स्फीयर्स हैं ए एंड बी, अगर हम देखिए दोनों पे चार्ज कितना था प्लस क्यू, प्लस क्यू। थर्ड चार्ज है, थर्ड स्फीयर हम ले आए सी जिसपे कोई चार्ज नहीं है, दैट इज 0, है ना। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि थर्ड स्फीयर को अगर हम कांटेक्ट में ले आए फर्स्ट के साथ तो क्या होगा, यानी कि ए और सी को अगर हम कांटेक्ट में ले आए तो क्या होगा, दोनों पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये कहां से हमें पता चलता है, चार्ज कंजर्वेशन। यानी कि यहाँ पे Q इसका 0 था, तब Q प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं Q/2 जो चार्ज है वो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस देखिए यहाँ पे काम आया है, इस एग्जांपल में काम आया। देखिए चार्जेस के कांटेक्ट से पहले जो नेट सिस्टम का चार्ज था वो कंजर्व्ड हो है, बाद में भी, बाद में भी प्लस अगर हम करें तो दोनों क्यू क्यू ही बैठ रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही अगर देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकेंड, यानी कि जो बी चार्ज है या बी स्फीयर है, इस पे कितना चार्ज है क्यू, और सी को ए के कांटेक्ट में लाने के बाद इसके कांटेक्ट में ले आए, तो अब उस पे चार्ज है, अब वो अनचार्ज नहीं रहा क्योंकि उसने ए के साथ कांटेक्ट बनाया था। तो दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सी पे भी Q/2 चार्ज आ गया है। तो इसका सिंपल सा फिर वही फॉर्मूला लगाइए, Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो बॉडीज हैं। तो ये कितना आएगा 3Q/4, यानी कि दोनों के कांटेक्ट के बाद इन दोनों पर भी चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पे कितना आ जाएगा 3Q/4, इस पे कितना आ जाएगा 3Q/4। ये क्या है बी है, ये क्या है सी है, ये क्या है ए है, ये क्या है सी है। अब इसने क्या पूछा है कि जो नया फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा ए और बी के बीच में वो कितना होगा। तो अब आप सिंपल निकाल सकते हैं यार, के चार्जेस चेंज हो गए हैं, ए पे कितना चार्ज है अब Q/2,
बी पर कितना चार्ज है 3q/4, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है उतना ही है डिस्टेंस तो अभी भी। तो हम क्या देख रहे हैं 3/8 टाइम्स हो जाता है ना, 3/8 टाइम्स हो जाता है उस फोर्स के, अगर हम इसको FC डैश से रिप्रेजेंट करें, यानी कि 3/8 टाइम्स हो जाता है कितने का, जितना हमारा पिछले क्वेश्चन में निकला था 1.5 इंटू 10⁻⁻²। तो अगर हम इसको निकालें तो 5.7 इंटू 10⁻⁻³ आता है। तो ये आप करके देखना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आप करिए। तो यहाँ तक के टॉपिक से ये दो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में हैं, या ये दो क्वेश्चंस आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी में हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम व्यू से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो में हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे बढ़ाएंगे। तो till then subscribe the channel and like the video. Thank you so much.